होने का कोई कारण नहीं है। सन 1975 की इमरजेंसी की घटनाओं का वर्णन इंटरनेट से, सामयिकों से और न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेकर किया गया है। इस वीडियो में बताई आधिकारिक जानकारी एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आज जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं उसका और लोकशाही का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम बात करने वाले हैं उस इमरजेंसी की जिसने 25 जून 1975 की आधी रात को देश की डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक 21 महीनों में देश में क्या क्या घटा उस बात का इल्म तक देश की ज्यादातर जनता को नहीं है, पर हर देशवासी को ये पता होना चाहिए कि उस दौरान क्या हुआ और क्यों हुआ। आज हम उसी बात को पहली बार द नॉलेज के माध्यम से आपके सामने सविस्तार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हो सके तो समय निकालकर पूरा देखिएगा दोस्तों। बात की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट पर लड़ी और 1,83,309 वोटों से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त समाजवादी पक्ष के राजनारायण थे। राजनारायण स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान 2 बार किया गया आचार संहिता का भंग। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन 2 बिना पर केस किया था। एक, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री सचिव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार का संपूर्ण संचालन किया था, जो कि कायदे के मुताबिक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। और 2, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राजनारायण का केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। हाँ, ये वही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज की आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व सदस्य थे, जबकि इंदिरा गांधी के वकील थे वी खरे। केस की कार्यवाही के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन्स भेजा। ये अपने आप में एक बड़ा ऑर्डर था। आगे कभी खुद भारत के प्रधानमंत्री की कोर्ट में पेशी हुई नहीं थी। खैर, 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री के रुतबे का मान रख उनके बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के मंच पर ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा की कुर्सी से थोड़ी नीचे रखी गई थी, क्योंकि प्रजातंत्र में शासक और न्यायपालिका कभी बराबर नहीं होते। इस घटना से ये साबित हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी भी पक्षपात के बिना अपना फैसला सुनाने वाले थे। इसके बाद उनके अनुसार उनको खरीदने के कई प्रयत्न किए गए, लेकिन सब निष्फल साबित हुए। कुछ दिन तक कार्यवाही चलती रही और आखिरकार समाचार मिले कि जस्टिस सिन्हा ने मिसिस गांधी को अनसीटेड कर दिया है। ऑर्डर के पेपर्स इंदिरा गांधी तक पहुंचाए गए। इस बात से सरकार में बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के चेहरे पर गमगीनी थी। तब उनके बड़े बेटे राजीव गांधी उनके साथ थे। छोटे बेटे संजय गांधी गुड़गांव में मारुति लिमिटेड कार कंपनी को हैंडल कर रहे थे, जो वहां से घर आ रहे थे। घर आते ही संजय ने देखा तो लोगों की भीड़ जमा हुई थी। पायलट राजीव गांधी को तब पॉलिटिक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, जबकि संजय गांधी को जितनी दिलचस्पी राजनीति में थी उतनी तो शायद अपनी कंपनी मारुति जनता के कार के प्रोडक्शन में भी न थी। संजय गांधी एक फायर माइंडेड व्यक्ति थे और अपनी माता को विरोधियों से सुरक्षित रखना चाहते थे। तब श्रीमती इंदिरा जी के पास त्यागपत्र देने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था, पर महज 28 साल के लेकिन खंडे राजकारणी संजय गांधी के अनुसार त्यागपत्र देने का कोई सवाल ही उठता नहीं था। संजय को उस वक्त लगा कि इंदिरा को विरोध पक्ष से ज्यादा खतरा कांग्रेस के ही कुछ सत्ता के लालची लोगों से है, जो खाली हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। इस राजनीतिक आपत्ति से अब मिसिस गांधी को कोई नहीं बचा सकता था, सिवाय एक चीज के, और वो थी धारा 352, या साफ साफ शब्दों में कहे तो इमरजेंसी। आइए सबसे पहले जानते हैं इमरजेंसी के अधीन धारा 352 आखिर क्या है। नंबर 1, भारत अथवा उसके प्रादेशिक विस्तार की सलामती को अगर विदेशी हमलावरों से या आंतरिक बगावतखोरों से संकट हो तो इन हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। 2, इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। 3, धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिकों को दिए गए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। 4, व्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, समाचार की स्वतंत्रता, देश में आंतरिक प्रवास करने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात संजय गांधी और इंदिरा गांधी की अंगत बातचीत के बाद अब पूरा रोड मैप तैयार था।
इंदिरा गांधी को अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक बहाने की जरूरत थी और वो बहाना भी उन्हें मिल गया। बात कुछ यूं बनी कि 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा किया था और नारायण ने ये जिम्मेदारी उठा ली थी क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोषी करार होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी अगर सत्ता नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने दिल्ली में रैली का आयोजन किया और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक कद्दावर व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया अपितु उन्होंने पुलिस को और मिलिट्री को सरकार के गैरकानूनी हुक्म न मानने की गुजारिश भी की। बस श्रीमती गांधी के मुताबिक धारा 352 के तहत आर्म रिबिलियन का ये अच्छा मौका था। रातों रात इमरजेंसी के घोषणा पत्र की फॉर्मेलिटीज के लिए सिद्धार्थ शंकर राय राष्ट्रपति भवन पहुंचे। बाद में इंदिरा गांधी और R.K. धवन भी वहां पहुंचे। राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर दस्तखत किए थे उसमें इतना लिखा था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय क्लॉज 1 of Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by the proclamation declared that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances. आज के दौर में जब पत्रकार और कुछ विशेषज्ञ इस मुद्दे का पोस्टमार्टम करते हैं तो वो कहते हैं कि तब इंटरनल और आउटरनल कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं था। खैर सच चाहे जो भी हो, लेकिन उस वक्त देश पर इमरजेंसी थोपी गई और सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती गांधी का ये बयान था, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दोस्तों इमरजेंसी के अगले और फाइनल एपिसोड में हम जानेंगे कि इमरजेंसी में किस तरह विरोधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आज के दौर के अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, L.K. अडवाणी, इंडिया टीवी के संवाददाता रजत शर्मा और कुछ और कद्दावर नेता शामिल थे, और किस तरह समाचार पत्रों पे सेंसरशिप लगा दी गई और किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी एक कद्दावर